जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं आप सभी के लिए क्लास 12th के ज्योग्राफी का पहला चैप्टर का, जिसका नाम था मानव भूगोल प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, उसका मैं आप सभी के लिए थ्योरी का वीडियो लेकर आया था। जिस पर मैंने हर वीडियो पर कुछ ना कुछ बातों पर विचार किया था। तो जो हमारा जो आज का जो वीडियो है, इस चैप्टर के थ्योरी वीडियो का लास्ट चैप्टर है, जो लास्ट वीडियो है। इसमें इस वीडियो में मैं आप सभी का जो थ्योरी चैप्टर 1 का जो थ्योरी है, उसका मैं आप सभी को आज खत्म कर दूंगा। उसके बाद मैं आप सभी के लिए सब्जेक्टिव लेकर लेकर आऊंगा। उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव लेकर आऊंगा। तो जो लोग भी अगर थ्योरी का वीडियो नहीं देखे हैं इससे पहले वाले वीडियो को, तो मेरे चैनल पर विजिट करें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर इस वीडियो को देख ले आसानी से, ताकि आपको आसानी से इस चैप्टर ज्योग्राफी का पहला चैप्टर, जिसका नाम है मानव भूगोल एवं प्रकृति एवं विषय क्षेत्र, वो आसानी से समझ आवे। तो आइए शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। और जो है वीडियो को जो है शुरू से अंत तक देखना है। और वीडियो को शुरू से अंत तक देखने के बाद अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो पर कमेंट जरूर करें और वीडियो को जो है अपने फ्रेंड के यहाँ जरूर शेयर करना है, ताकि वे भी इस वीडियो के माध्यम से जुड़े और जो है 2025 की बोर्ड एग्जाम में ज्योग्राफी की तैयारी धांसू तरीका से कर सके। तो आइए शुरुआत करते हैं। कल के वीडियो में मैंने आप सभी को जो है नव निश्चयवाद तक पढ़ा दिया था। तो नव निश्चयवाद तक पढ़ाने के बाद उससे मैं आपको आगे की ओर पढ़ाऊंगा। तो जो कल के वीडियो में मैंने पढ़ाया था, तो आशा करते हैं आप लोग को याद होगा, क्योंकि जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में वो क्वेश्चन पूछा खूब जाता है, इसीलिए आप उसको संभववाद एक बार रिवीजन करा देते हैं आप सभी को। जो है संभववाद की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था, तो याद रखिएगा लुसियन फेवरे ने। कब दिया था, तो 1925 में। किस पुस्तक, अपनी पुस्तक में दिया था। उसकी पुस्तक का क्या नाम था, ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री। पूछा जाएगा लुसियन फेवरे ने अपनी पुस्तक में किस पुस्तक में संभववाद की अवधारणा दिया था, तो ज्योग्राफिकल इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में दिया था। तो आशा करते हैं आप लोग को याद होगा। उसके बाद जो लुसियन फेवरे हुए संभववाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं, कहीं कोई अनिवार्यता नहीं है, सर्वत्र संभावनाएं हैं तथा मानव इन संभावनाओं का स्वामी होने के नाते इनके उपयोग का निर्णय करता होता है। कहने का तात्पर्य है कि जो संभावनाएं उपलब्ध है पर्यावरण में, उसका जो है स्वामी वो मानव है। इसका मानव जो स्वामी है, स्वामी होने के नाते इस संभावनाओं का उपयोग करने का उसके पास जो है शक्ति है, उपयोग कर सकता है या नहीं भी कर सकता है, उसकी जो सोच पर निर्भर करता है। तो लुसियन फेवरे संभववाद को इस तरह से परिभाषित करते हैं। तो इससे पता चलता है कि जो है संभववाद के अंतर्गत मानव को उच्च माना गया है, मानव को शक्तिशाली माना गया है और प्रकृति को जो शक्तिशाली नहीं माना गया। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। जो है वो जो लुसियन फेवरे थे, वो संभववाद की अवधारणा इतिहास की भाषा में दिए थे। और जो फ्रांस के जो भूगोलवेत्ता है जिनका नाम है विडाल डीला ब्लास, वे भौगोलिक अध्ययनों में संभववाद विचारधारा को प्रतिपादन करते हैं। और जो है विडाल डीला ब्लास जी के अनुसार जानते हैं संभववाद को किस तरह से परिभाषित करते हैं। तो ये बोलते हैं, संभववाद को परिभाषित करते हुए कहते हैं कि प्राकृतिक वातावरण में अनेक संभावनाएं विद्यमान रहती है तथा इन संभावनाओं का उपयोग पूर्णतः मानवीय चयन पर निर्भर करता है। कहने का तात्पर्य है कि विडाल डीला ब्लास कहते हैं कि मानवीय समाज में कई अवसर उपलब्ध है, तो इस अवसर का जो है उपयोग मानवीय चयन पर निर्भर करता है। तो मानव कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। तो विडाल डीला ब्लास इस तरह से संभववाद को परिभाषित करते हैं। उसके बाद जो है नव निश्चयवाद, जिसे हम रुको या जाओ निश्चयवाद भी कहते हैं। तो इस नव निश्चयवाद विचारधारा का प्रतिपादक जो है अमेरिका के भूगोलवेत्ता जिनका नाम है ग्रिफिथ टेलर, इन्होंने ही किया था। और इस विचारधारा को इन्होंने नाम दिया था वैज्ञानिक निश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया था। तो आपसे पूछा जाएगा कि नव निश्चयवाद के सर्वप्रथम प्रतिपादक कौन है, तो ग्रिफिथ टेलर है। किसने दिया, तो ग्रिफिथ टेलर ने। नव निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है, या रुको और जाओ निश्चयवाद किसे कहा जाता है, तो नव निश्चयवाद को। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप आसानी से दे दीजिएगा। उसके बाद जो है
ये जो नवनिश्चयवाद विचारधारा के अंतर्गत जो प्रकृति है, वो प्रकृति ने कुछ मानव के लिए सीमा का निर्धारण किया, बनाया। तो यदि मानव अपना विकास चाहता है तो उस सीमा को प्रकृति द्वारा बनाई गई सीमा को पार ना करे, उस सीमा के अंदर ही रहकर कार्य करे ताकि वो विकास कर सके। अगर वो सीमा को पार करेगा, लांघेगा उस सीमा को, तो उसका विनाश हो जाएगा। तो नवनिश्चयवाद के अंतर्गत यह निष्कर्ष निकलता है कि जो नवनिश्चयवाद में प्रकृति को अधिक शक्तिशाली माना गया है और जो मानव को कम शक्तिशाली माना गया है। तो संभववाद में मानव को शक्तिशाली माना गया है, तो नवनिश्चयवाद में प्रकृति को शक्ति माना गया है। उसके बाद जो है ग्रिफिथ टेलर ने के अनुसार नवनिश्चयवाद की परिभाषा, ग्रिफिथ टेलर जो है नवनिश्चयवाद को परिभाषित करते हैं। तो ग्रिफिथ टेलर ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी में नवनिश्चयवाद विचारधारा का उल्लेख किया है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो ग्रिफिथ टेलर है नवनिश्चयवाद के बारे में किस पुस्तक में बताए, तो उनके पुस्तक का नाम था ज्योग्राफी इन 20th सेंचुरी, याद रखिएगा। उसके बाद वे परिभाषित करते हुए कहते हैं कि मानव किसी देश के विकास को तीव्र, कम या रोक सकता है, लेकिन यदि वह बुद्धिमान है तो उसे प्राकृतिक वातावरण द्वारा निर्देशित दिशा से नहीं हटना चाहिए। जो ग्रिफिथ टेलर है नवनिश्चयवाद के अंतर्गत कहते हैं कि मानव दुनिया में सबसे शक्तिशाली जीव है। अगर वो चाहेगा तो किसी देश के विकास को कम कर सकता है, या रोक भी सकता है, या बढ़ा भी सकता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति बुद्धिमान है तो जो प्रकृति उस व्यक्ति को दिशा दिखा रही है, तो उस व्यक्ति को उसी दिशा पर चलना चाहिए। तो ग्रिफिथ टेलर जी हैं इस तरह से जो नवनिश्चयवाद को परिभाषित करते हैं। तो कल के वीडियो में मैंने आप सभी को जितना पढ़ाया था उसका रिवीजन करा दिया है। तो आज के वीडियो में जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आइए शुरुआत करते हैं। आज के वीडियो में जो है मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा मानव भूगोल की नवीन विचारधारा, जो मानव भूगोल की जो नई विचारधारा, नई सोच है, उसके बारे में मैं आप सभी को पढ़ाऊंगा। तो मानव भूगोल की नवीन विचारधारा को कई भागों में बांटा गया, जिसमें से पहला है कल्याण परक भूगोल। पहला क्या नाम है? कल्याण परक भूगोल। तो इसको याद रखिएगा, कल्याण परक भूगोल। तो कल्याण परक भूगोल के बारे में आइए समझते हैं। तो मानव भूगोल का यह एक ऐसा उपागम है, यानी मानव भूगोल जो कल्याण परक भूगोल है, मानव भूगोल का एक प्रणाली है जो मानवीय समाज में मिलने वाली असमानताओं तथा मानवीय कल्याण के विभिन्न पक्षों के अध्ययन पर बल देता है। जो कल्याण परक भूगोल है, जो मानव भूगोल का एक उपक्षेत्र है, इसके अंतर्गत हम पढ़ते हैं कि जो मानवीय समाज में लोगों को असमानता मिल रही है। असमानता कहने का तात्पर्य है कि जो है समाज में रहने वाले लोगों को बराबर का अवसर उपलब्ध न कराना, उसे ही असमानता कहते हैं। तो असमानता और जो मानव के कल्याण के लिए कार्य किए जाते हैं, उसे मानवीय कल्याण कहते हैं। तो उसका अध्ययन हम कल्याण परक भूगोल में करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कल्याण परक भूगोल किसे कहते हैं, तो आप आसानी से टिक बनाइएगा कि जो कल्याण परक भूगोल है वो मानव भूगोल का एक उप प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जो समाज में मिलने वाले लोगों को असमानता एवं लोगों लोगों के कल्याण के लिए मानवीय कल्याण का अध्ययन करना ही कल्याण परक भूगोल कहलाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे कल्याण परक भूगोल किसे कहते हैं। अब जो है हमारा मानव भूगोल का दूसरा नवीन विचारधारा, जिसका नाम है मानवतावादी भूगोल। आइए समझते हैं मानवतावादी भूगोल किसे कहते हैं। तो मानवतावादी भूगोल सामाजिक आर्थिक जीवन की समसामयिक घटनाओं तथा स्थानिक सामाजिक संगठन के अध्ययन को वरीयता प्रदान करता है। कहने का तात्पर्य है कि जो मानवतावादी भूगोल है, ये मानव भूगोल की एक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जो है जिसके अंतर्गत जो सामाजिक आर्थिक में जो एक ही समय में होने वाला जो कार्य होता है समाज में, और जो समाज में जो एक ही समय में होने वाला कार्य होता है, उसका अध्ययन, और जो स्थानिक सामाजिक संगठन होता है उसका अध्ययन हम मानवतावादी भूगोल के अंतर्गत करते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा कि मानवतावादी भूगोल किसे कहते हैं,
तो आप आसानी से बताइएगा कि मानवतावादी भूगोल मानव भूगोल का ही एक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत हम समाज में रहने वाले एक विचार के व्यक्ति एवं जो स्थानिक सामाजिक संगठन है उसका अध्ययन करना ही मानवतावादी भूगोल कहलाता है। ये जो वरीयता है, वरीयता कहने का तात्पर्य है कि जो ये सामाजिक संगठन अच्छी तरह से कार्य कर रही है या नहीं कर रही है, तो उस पर ध्यान देना ही वरीयता कहलाता है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मानवतावादी भूगोल किसे कहते हैं। आपसे पूछा जाएगा तो आसानी से आप मार दीजिएगा, बना दीजिएगा। तो आइए आप, जो हमारा तीसरा है आमूल्यवादी, जिसे रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं, तो इसके बारे में समझते हैं। अमूल्यवादी जिसे रेडिकल विचारधारा भी कहा जाता है, तो इसके बारे में समझते हैं। तो मार्क्सवादी सिद्धांतों का उपयोग करने वाली या विचारधारा मानवीय समस्याओं जैसे गरीबी, भुखमरी, बीमारियां, जाति भेद, रंग भेद आदि का अध्ययन करती है। पहले आपको समझाते हैं मार्क्सवाद किसे कहते हैं। तो मार्क्सवाद उसे कहते हैं कि जो समाज में सभी व्यक्ति समान नहीं होते, कोई गरीब होता है तो कोई अमीर होता है, किसी के पास अधिक क्षमता होता है तो किसी के पास कम क्षमता होता है। तो वही जो समाज में जो है सभी लोग समान नहीं होते, क्योंकि उनकी जो क्षमताएं भी असमान होती है। समाज में सभी लोग समान नहीं होते हैं क्योंकि जो उनकी क्षमता जो होती है वो समान नहीं होती है, इसलिए समाज में रहने वाले लोग भी समान नहीं होते हैं। तो मार्क्सवादी आपसे पूछा जाएगा कि मार्क्सवादी, अगर परीक्षा में तो नहीं पूछा जाता, लेकिन अगर आपसे कोई कंपटीशन में या कोई व्यक्ति पूछ ले मार्क्सवादी किसे कहते हैं, तो आप आसानी से उसे बता दीजिएगा कि जो समाज में रहने वाले समाज में रहने वाले जितने भी व्यक्ति होते हैं वे समान नहीं होते हैं, क्योंकि वे उनकी जो क्षमताएं होती है वो समान होती है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। तो वही जो है आमूल्यवादी मार्क्सवादी विचारों का उपयोग कर उपयोग करता है, यह जो विचारधारा है, जो मानव की दैनिक समस्या है, गरीबी, भूखमरी, बीमारियां, जाति भेद, रंग भेद आदि का अध्ययन करता है। यानी अमूल्यवादी विचारधारा जो है वो जो मानव की जो समस्याएं हैं, गरीबी, भूखमरी, बीमारियां, जाति भेद, रंग भेद आदि का ये अध्ययन कराता है। तो आपसे पूछा जाएगा अमूल्यवादी विचारधारा किसे कहते हैं, तो आप बनाइएगा कि अमूल्यवादी विचारधारा मानव भूगोल का ही एक प्रणाली है, जिसके अंतर्गत जो है मानवीय समस्या से जुड़ी जैसे गरीबी, भुखमरी, बीमारियां, जाति भेद, रंग भेद आदि का अध्ययन करते हैं, तो उसे अमूल्यवादी या रेडिकल विचारधारा कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे अमूल्यवादी विचारधारा किसे कहते हैं। तथा यह विचारधारा इस बात पर भी बल देती है कि जो संसाधन पर्यावरण में उपलब्ध है उस पर हर व्यक्ति का समान नियंत्रण एवं अधिकार है। तथा ये जो विचारधारा है अमूल्यवादी मेडिकल विचारधारा, ये सभी समाज में रहने वाले सभी लोगों को यह बतलाता है कि जो समाज में उपलब्ध अवसर है उसका उपयोग जो है समाज में रहने वाले सभी व्यक्ति समान रूप से उनका अधिकार है तथा उनका समान रूप से नियंत्रण है। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो यह विचारधारा है यह लोगों को बताता है कि जो पर्यावरण में जो अवसर उपलब्ध है उसका उपयोग हर व्यक्ति कर सकता है समान रूप से। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे। अब जो है व्यवहारवादी विचारधारा को समझना है। व्यवहारवादी विचारधारा किसे कहते हैं, तो आइए समझते हैं। इस विचारधारा में सीधा अनुभव के साथ साथ स्थानिक अवधारणा को जातीयता, प्रजाति, धर्म आदि पर आधारित सामाजिक वर्गों के आधार पर अध्ययन किया जाता है। कहने का तात्पर्य है कि इस विचारधारा के अंतर्गत जो है सीधा अनुभव के साथ साथ जो स्थानिक अवधारणा कहने का तात्पर्य है कि एक विचार, यानी जो अनुभव है समाज में रहने वाले लोगों का जो अनुभव है तथा जो अनुभवी व्यक्ति है उनका एक विचार है कि सभी का अलग जाति है, सभी अलग धर्म में बटा हुआ, सभी अलग वर्ग में बटा हुआ है और इनको सामाजिक वर्गों में अलग से बांट दिया गया है। तो इसके बारे में अध्ययन करना ही व्यवहारवादी भूगोल कहलाता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि व्यवहारवादी भूगोल किसे कहते हैं, तो आप लगाइएगा व्यवहारवादी भूगोल में बनाइएगा कि जो है ये
मानव भूगोल का एक प्रणाली है जिसके अंतर्गत हम लोगों का जो अलग अलग सोच है धर्म के लिए, जाति के लिए, उस उसका अध्ययन उसका अध्ययन करना ही उसका अध्ययन करना ही व्यवहारवादी भूगोल कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो हमारा सोच है, समाज में रहने वाले लोगों का सोच है जाति के प्रति, धर्म के प्रति, वर्ग के प्रति, रंग के प्रति, तो उसका अध्ययन करना ही व्यवहारवादी भूगोल विचारधारा कहलाता है। तो आशा करते हैं अगर आपसे पूछा जाएगा व्यवहारवादी भूगोल किसे कहते हैं तो आप आसानी से बता दीजिएगा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा 5 नंबर में कि मानव भूगोल की नवीन विचारधारा को लिखे या समझावे, तो आप जो है ये जो चारों है, कल्याणपरक भूगोल, मानवतावादी भूगोल और जो आमूल्यवादी भूगोल जिसे रेडिकल विचारधारा भी कहते हैं, और जो व्यवहारवादी विचारधारा है, इस चारों को आप डिफाइंड कर दीजिएगा। आपको जो है 5 नंबर फुल में फुल मिल जाएगा। तो ये जो है क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा सकता है और पूछा भी गया है। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे मानव भूगोल की नवीन विचारधारा। तो आपको जो है परीक्षा में ये नहीं छूटेगा। अगर आप समझ गए हैं तो आइए आगे की ओर समझते हैं। जो है आगे हम जानेंगे पॉइंट टू बी नोटेड, जो कि परीक्षा के व्यू से बहुत ही अधिक इम्पोर्टेंट है, जिसे हम VVI लगाते हैं। ये जो है VVI है जिसे आपको हर हाल में याद करना ही पड़ेगा। तो जो पहला पॉइंट इसको पहले हम समझते हैं। तो मानव भूगोल का वास्तविक विकास 1950 के दशक के अंत से प्रारंभ हुआ, जो वर्तमान में सतत रूप से चल रहा है। कहने का तात्पर्य है जो मानव भूगोल अभी है, जो मानव भूगोल जिसको हम पढ़ते हैं, तो इसका वास्तविक रूप से, मूल रूप से 1950 ईस्वी में इसका 1950 के दशक में इसका जो है 1950 के दशक के अंत के प्रारंभ में इसका विकास हुआ था, जो कि अभी भी चल ही रहा है। अभी भी वर्तमान में इसका विकास चल ही रहा है। तो आपसे यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा कि मानव भूगोल का वास्तविक विकास कब हुआ था, तो आप लगाइएगा 1950 के दशक के अंत में। कब हुआ था? 1950 के दशक के अंत में। तो आशा करता है पूछा जाएगा तो आप आसानी से लगा दीजिएगा। उसके बाद यहाँ आपके मन में एक बात उभरता होगा कि दशक किसे कहते हैं। दशक किसे कहते हैं? तो दशक कहने का मतलब होता है 10 साल। कितना साल? दशक कहने का मतलब 10 साल। यानी जो 1950 का इसमें दशक बोल रहा है, तो 1950 से लेकर 1959 ईस्वी तक के जो काल होता है उसे ही हम 1950 के दशक कहते हैं। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे दशक किसे कहते हैं, और ये भी समझ गए होंगे कि मानव भूगोल का वास्तविक विकास कब से आरंभ हुआ था। तो आशा करते हैं आप लोग समझ गए। आगे अगला जो है पॉइंट वो उसको हम समझते हैं। अगला पॉइंट कह रहा है 1950 एवं 1960 के दशक के अंत में स्थानिक संगठन का जो है विकास हुआ था। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलेगा, पूछेगा कि स्थानिक संगठन का विकास कब हुआ था, तो आप लगाइएगा 1950 एवं 1960 के दशक के अंत में। कब हुआ था? तो 1950 एवं 60 के दशक के अंत में। उसके बाद अगला टॉपिक है 1970 के दशक में मानवतावादी, आमूल्यवादी और व्यवहारवादी विचारधारा का विकास हुआ था। जो मानव भूगोल की नवीन विचारधारा था, जिसे मानवतावादी, आमूल्यवादी, व्यवहारवादी विचारधारा था, तो उसका उदय जो हुआ था तो 1970 के दशक में हुआ था। 1970 के दशक में हुआ था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मानवतावादी, मूल्यवादी और व्यवहारवादी विचारधारा का उदय कब हुआ था, तो आसानी से आप लगाइएगा 1970 के दशक। कब हुआ था? 1970 के दशक। उसके बाद अगला टॉपिक है 1990 का एवं उसके बाद जो भूगोल में आधुनिकवाद का समय आया। यानी कहने का तात्पर्य है कि जो 1990 एवं 1990 के बाद जो समय आया, तो उसे उसे भूगोल का आधुनिकवाद का समय कहा जाता है। तो यहाँ से आपसे ऑब्जेक्टिव जो है ये VVI आपसे पूछा भी जा सकता है कि जो भूगोल में है आधुनिकवाद का समय कब से माना जाता है, तो आप लगाइएगा 1990 या 1990 के बाद। तो आशा करते हैं आप लोग यहाँ से जो जितने भी पॉइंट आपको बताए जो कि ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, तो आप समझ गए होंगे। अब चलते हैं अगला पॉइंट की ओर। अगला जो पॉइंट है
जिसे अगला पॉइंट का नाम है, जिसका नाम है मानव भूगोल के क्षेत्र तथा उपक्षेत्र। यानी इस पॉइंट के व्यू से माध्यम से हम समझेंगे कि मानव भूगोल के कितने क्षेत्र हैं और क्षेत्र के अंतर्गत कितने उपक्षेत्र हैं। तो आइए समझते हैं। जो मानव भूगोल के कई क्षेत्र हैं, मानव भूगोल के मूल रूप से 6 या 7 क्षेत्र है, और हर क्षेत्र के अंतर्गत कोई भी ना कोई उपक्षेत्र जरूर है। तो पहले हम समझेंगे, पहला क्षेत्र का नाम है सामाजिक भूगोल। पहला क्षेत्र का नाम क्या है? सामाजिक भूगोल। जो है इससे जो है आपका ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इससे आपका सब्जेक्टिव नहीं पूछा जाता। और ये जो है इससे ऑब्जेक्टिव आपका 2 से 3 नंबर आपका यहाँ से इस टॉपिक से ऑब्जेक्टिव आसानी से निकल जाएगा। 2 से 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव ध्यान रखिएगा। तो पहला जो सामाजिक भूगोल है, जो कि भूगोल का एक क्षेत्र है, तो इसके बारे में समझते हैं। इसके अंतर्गत कितने उपक्षेत्र हैं, आइए समझते हैं। तो इसके अंतर्गत कई उपक्षेत्र हैं, तो हर उपक्षेत्र को हम जानते हैं। तो पहला उपक्षेत्र का नाम है व्यवहारवादी भूगोल, दूसरा उपक्षेत्र का नाम है सामाजिक कल्याण का भूगोल, तीसरा उपक्षेत्र का नाम है अवकाश का भूगोल, चौथा उपक्षेत्र का नाम है सांस्कृतिक भूगोल, पांचवा है लिंग भूगोल, उसके बाद जो है ऐतिहासिक भूगोल और चिकित्सा भूगोल। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव निकलेगा कि आपसे पूछा जाएगा कि अवकाश भूगोल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आप लगाइएगा सामाजिक भूगोल के अंतर्गत आता है। सामाजिक भूगोल के अंतर्गत व्यवहारवादी भूगोल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सामाजिक भूगोल। सामाजिक कल्याण भूगोल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सामाजिक भूगोल। अवकाश भूगोल किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो सामाजिक भूगोल। इस तरह से आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा और आप आसानी से इसको सही करके आइएगा। अब समझते हैं नगरीय भूगोल। नगरीय भूगोल पहला था हमारा सामाजिक भूगोल, अब दूसरा है नगरीय भूगोल। तो नगरीय भूगोल का कोई उपक्षेत्र नहीं है। जिस तरह से सामाजिक भूगोल का उपक्षेत्र था, उस तरह से नगरीय भूगोल का कोई भी उपक्षेत्र नहीं है। तीसरा है राजनीतिक भूगोल। तीसरा भूगोल के क्षेत्र है राजनीतिक भूगोल। इसके अंतर्गत दो क्षेत्र आते हैं। तो राजनीतिक क्षेत्र के अंतर्गत कितने उपक्षेत्र आते हैं? तो दो। कौन कौन? निर्वाचन भूगोल और सैन्य भूगोल। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि सैन्य भूगोल किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो राजनीतिक भूगोल। निर्वाचन भूगोल, राजनीतिक भूगोल। तो आशा करते हैं यहाँ से अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप आसानी से मार दीजिएगा। अब चौथा का नाम है जनसंख्या भूगोल। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत भी एक भी उपक्षेत्र नहीं आता है। जनसंख्या भूगोल के अंतर्गत एक भी उपक्षेत्र नहीं आता है। उसके बाद जो अधिवास भूगोल के अंतर्गत भी एक भी उपक्षेत्र नहीं आता है। यानी जो है हमारा जनसंख्या भूगोल, अधिवास भूगोल और जो है नगरीय भूगोल, उसके अंतर्गत एक भी उपक्षेत्र नहीं आता है। लेकिन जो पहला था सामाजिक भूगोल, तीसरा था राजनीतिक भूगोल और जो है छठा जो है आर्थिक भूगोल, इसके अंतर्गत उपक्षेत्र होता है। यानी छह में कुल मिलाकर 3 में ही उपक्षेत्र है। तो समझते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कितने उपक्षेत्र आते हैं। तो आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कई उपक्षेत्र हैं। तो समझते हैं आर्थिक भूगोल के अंतर्गत कौन कौन से उपक्षेत्र हैं। तो संसाधन भूगोल है आर्थिक भूगोल के अंतर्गत, कृषि भूगोल, उद्योग भूगोल, विपणन भूगोल, पर्यटन भूगोल और अंतर्राष्ट्रीय भूगोल। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि संसाधन भूगोल किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आर्थिक भूगोल। कृषि भूगोल, आर्थिक भूगोल। उद्योग भूगोल किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आर्थिक भूगोल। विपणन भूगोल किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आर्थिक भूगोल। पर्यटन भूगोल किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं? तो आर्थिक भूगोल। तो यहाँ से आपका ऑब्जेक्टिव निकलेगा और पूछेगा तो आप आसानी से लगा कर आइएगा। याद रखिएगा यहाँ से जो है 2 से 3 ऑब्जेक्टिव हर साल पूछा जाता है। इसके लिए आपको जो हम पढ़ा है इसको आप नोट कर लीजिएगा और इसको 2 से 3 बार रिवीजन कर लीजिएगा, आपका एक भी नहीं छूटेगा। तो आशा करते हैं आज के वीडियो में मैंने आप सभी को जितना भी कुछ पढ़ाया था आप समझ गए होंगे। अगर समझ गए हैं तो वीडियो पर कमेंट करें कि सर वीडियो हमको समझ आ गई है, और वीडियो को जो है शेयर जरूर करना है ताकि अपने फ्रेंड के यहाँ, ताकि जो है फ्रेंड आपके भी फ्रेंड जुड़ सके।
और जो 2025 की बोर्ड एग्जाम की ज्योग्राफी में तैयारी अच्छी से अच्छी तरह से कर सके। तो है जो वीडियो को द एंड करने से पहले चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए और वीडियो को लाइक कर दिए, बहुत अच्छा। जो हम जो है वीडियो को खत्म करते हैं, द एंड करते हैं। पर जो हमारा जो भूगोल का पहला चैप्टर था मानव भूगोल प्रकृति एवं मिशन क्षेत्र, वो जो है द एंड हो चुका है। तो कल के वीडियो में आप सभी के लिए मैं सब्जेक्टिव का वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप कल 7 बजे तैयार रहिएगा सब्जेक्टिव के लिए। ठीक है बच्चों, बाय बाय, कल मिलते हैं।